हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 003 की क्लासेस चल रही हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 जो कि ब्लॉक 2 की यूनिट 3 है, यानी कि ब्लॉक 2 भी हमने आधा कंप्लीट कर लिया है। एमपीसी 003 आपके पेपर का कोड है जिसके अंदर हमने सेकंड ब्लॉक पर अभी हम हैं। फर्स्ट ब्लॉक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड ब्लॉक के यूनिट 3 को आज हम स्टार्ट करेंगे और इसको सिंपली दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसका रीजन ये है, मैं भी आपको सिलेबस दिखाऊंगी, वैसे क्लियरली आपको दिख रहा है। पैवलोव एंड स्किनर दो थ्योरीज हैं, उन्हीं से एसोसिएटेड चीजें हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आज हम पैवलोव को कवर करेंगे एंड सेकंड में हम स्किनर से रिलेटेड थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जो कि अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी को, क्योंकि पर्सनैलिटी को हम परसीव करते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है समझना। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, इंडेक्स आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इतना कुछ पोर्शन है जो हमें आज के वीडियो में कवर करना है। पैवलोव की थ्योरी क्या है ये भी पढ़ेंगे, पूरा समझाऊंगी मैं आपको। फिर जो भी प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसेसेस हैं, और ये जो तीन टॉपिक आपको दिख रहे हैं ना, ये तीनों टॉपिक जो हैं या तो 6 मार्कर में या फिर 3 मार्कर में भी पूछे गए हैं। दोनों के लिए ही ये इम्पोर्टेंट है, तो ये समझना है आपको बहुत अच्छे से। और प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो मैं इजी नोट्स में एक्सप्लेन करती हूँ, वहां पर भी मैंने इसका जिक्र किया है। ये पूछे गए टॉपिक हैं प्रीवियसली। तो मतलब कुल मिला के आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। और सेकंड पार्ट में फिर ये स्किनर के अलावा स्किनर और जो भी चीजें यहाँ पे रह जाती हैं वो आपको कवर करनी होंगी। ओके, आ जाते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। लर्निंग थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी क्या है? ये पर्सनैलिटी के उस मॉडल को दिखाती हैं, समझाती, एक्सप्लेन करती हैं जो एम्फेसिस करता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर, यानी कि किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरिज्म हम उसके उस बिहेवियर को नोटिस करते हैं जो ऑब्जर्वेबल है, और उसी के थ्रू हम पर्सन के बिहेवियर को या पर्सनैलिटी को डिफाइन कर पाते हैं। तो ये कुछ पोर्शन है, क्विकली रीड कर लीजिएगा, जस्ट रीडिंग से ही काम चल जाएगा, बड़ी इजी लैंग्वेज यहाँ पर दी हुई है। तो आ जाते हैं पैवलोव की लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पर, जिसमें शुरू के एक दो पैराग्राफ में इनके बारे में काफी कुछ बताया गया है। आइए क्विकली एक बार से देख लेते हैं, क्योंकि अगेन मैं आपको बता दूं, एग्जामिनेशन में आपको ऐसा कुछ भी लिख के नहीं आना है, ना ही इतना एग्जाम में लिखने का स्कोप होता है, ना ही वर्ड लिमिट हमें अलाउ करती है, ना ही टाइम हमें अलाउ करता है कि हम कोई भी एक्स्ट्रा बात लिख सके। वहां हमें टू द पॉइंट ही लिखना होता है। तो इवान पैवलोव के बारे में ये कुछ बातें हैं, एक बार देख लीजिए कि ये कहाँ बॉर्न हुए थे। रशिया में हुए थे, रिलीजियस स्कूल उन्होंने अटेंड किया था और नेचुरल साइंस उन्होंने स्टडी की थी। उन्होंने अपनी स्टडीज को कंप्लीट नहीं किया था और सेंट पीटरबर्ग यूनिवर्सिटी में वो पहुंच गए थे, वेयर ही कंटिन्यूड टू स्टडी नेचुरल साइंस एंड डिसाइडेड टू मेक हिज करियर एज अ फिजियोलॉजिस्ट। आफ्टर ग्रेजुएशन इन 1875 वो मिलिट्री मेडिकल एकेडमी में गए अपनी रिसर्च को परस्यू करने के लिए। वहां पे वो डॉक्टरेट की उनको उपाधि मिली 1883 में, और उसके बाद वो जर्मनी चले गए, जहाँ पे लिप्जिग जर्मनी में कार्ल लुडविग के साथ में उन्होंने वर्क किया। एंड इन 1890 ही वाज अपॉइंटेड प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी इन द मिलिट्री मेडिकल एकेडमी। 1904 में उन्होंने नोबेल प्राइज मिला था अपने फिजियोलॉजी डाइजेशन से रिलेटेड जो उन्होंने वर्क किया था उसके लिए। फ्रॉम 1925 टू 1936 ही वर्कड मेनली इन 3 लेबोरेटरीज। एक तो फिजियोलॉजी इंस्टीट्यूट में वर्क किया था उन्होंने, एक एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन के इंस्टीट्यूट में, और एक सेंट पीटरबर्ग के नियर बाय उन्होंने वर्क किया था। पैवलोव जो थे वो काफी स्किलफुल सर्जन थे और उन्होंने एनिमल्स के ऊपर भी काफी वर्क किया था, जो उनकी एक थ्योरी है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे अभी आगे, उसके बारे में भी बात चलेगी। इसके अलावा कुछ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में भी वर्क इन्होंने वेरियस पार्ट्स पे किया था और काफी सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकाले थे। पैवलोव जो थे वो बिहेवियरिज्म के एरा से एसोसिएटेड थे, तो ही वाज अ बिहेवियरिस्ट। दिस मीन्स दैट हिज थ्योरीज फोकस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर बिकॉज बिहेवियर कैन बी मेजर्ड एंड थॉट कैन नॉट। बिहेवियर को मेजर कर सकते हैं, थॉट्स को नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर ही फोकस करते थे। Pavlov viewed individual differences in personality as a result of learning and different environmental experiences. Scientific evidence is the keyword in his theory. Pavlov studies reflexes, यानी कि जो भी ऑटोमेटिक बिहेवियर होता है वो कैसे एनवायरनमेंट के साथ में, जब हमारा स्टिमुलस के संग हम इंटरकनेक्ट होते हैं तो कैसे हमारे रिफ्लेक्सेस वर्क करते हैं। क्योंकि जब अभी आगे आप देखेंगे तो थ्योरी में आपको पता चलेगा कि एनिमल के रिफ्लेक्सेस को भी उसमें काउंट किया गया था। जैसे सेलिब्रेशन का प्रोसेस है, उसमें हमारी सलाइवा जो बन रही है वो टंग के मूवमेंट से बन रही है, राइट? तो वही चीजें सब इन्होंने उसमें काउंट की थी। Some reflexes such as blinking our eyes when a puff of air comes in it, or the sucking of a baby when something is put in his mouth, that automatic behavior can be manipulated. इसको कंडीशनिंग कहा जाता है। कंडीशनिंग को भी एक्सप्लेन इन्होंने किया था। कंडीशनिंग इज बेसिकली एक इस टाइप की लर्निंग है जिसको हम किसी भी फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं, यानी कोई भी ऐसा बिहेवियर जिसको हम किसी पर्सन के अंदर चाहते हैं कि वो उसको एग्जिबिट करे, तो उस चीज के लिए उसको जब हम रेडी करते हैं वो प्रोसेस कंडीशनिंग का कहलाता है।
राइट। ये किसी भी चीज को स्मूथ बना देता है। जैसे सबसे अच्छा तरीका है समझने का कि शैम्पू करते हैं हम बालों में, तो वो कंडीशनर का इस्तेमाल हम करते हैं। कंडीशनर का यूज बेसिकली इसीलिए होता है कि वो स्मूथनिंग कर देता है बालों की। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो कंडीशनिंग है उसको भी आप समझ सकते हैं कि वो किसी भी रिस्पॉन्स को जनरेट करने का काम करता है, स्मूथ करने का काम करता है। अ रिस्पॉन्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टिमुलस टू अनदर इन द कंडीशनिंग प्रोसेस। एज unconditioned stimulus is given to a person, this stimulus causes a reflex on its own. In order to explain Pavlov's learning theory of personality, first we will focus our attention on the process and principle of classical conditioning. तो ये सब समझने के लिए हमें पहले क्लासिकल कंडीशनिंग को समझना होगा। कंडीशनिंग वर्ड तो आपने समझा, पर क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है इसे आइए अंडरस्टैंड करते हैं। In order to examine the process of classical conditioning in a systematic manner, Pavlov first performed a simple operation on his dog, in which a rubber tube was inserted into salivary gland so that the precise amount of saliva secreted during the experiment could be measured. उन्होंने, क्योंकि वो एक फिजियोलॉजिस्ट तो थे ही, उसकी फील्ड में वर्क करते थे और एनिमल्स के ऊपर भी इन्होंने काफी ऑपरेशंस किए थे, तो इन्होंने डॉग में इन विच रबर ट्यूब वाज इंसर्टेड इनटू सेलिवरी ग्लैंड, उसके जहां से उसका सलाइवा कलेक्ट किया जा सके उस ग्लैंड में एक रबर ट्यूब को इंसर्ट किया। अब ये क्यों किया? क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट आगे इसी प्रोसेस पर बेस्ड था। आफ्टर मेकिंग दीज इनिशियल प्रिपरेशंस, अ न्यूट्रल स्टिमुलस यानी बेल, एक बेल को यहाँ पर रिंग किया गया। इट वॉज प्रेजेंटेड फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, followed quickly by a second stimulus known to elicit salivation response and called unconditional stimulus. उन्होंने फूड, जो कि एनिमल के लिए जो फूड था यानी मीट पाउडर जो था, उसको प्रेजेंट किया। वो दूसरा हमारे पास में स्टिमुलस था, अनकंडीशनड स्टिमुलस था, और एक यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस यूज किया गया, बेल। तो जब भी उसको मीट पाउडर सर्व किया गया तो वो बेल बजाई गई। इस तरीके से दोनों को साथ में उनका एसोसिएशन किया गया। ईच पेयरिंग ऑफ कंडीशनड स्टिमुलस एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी सीएसए हो गया, यूसीएसए हो गया, served as conditioning trials and a number of such pairing were conducted in rapid succession. मतलब सीएस और यूसीएस को एक साथ प्रेजेंट किया गया। जब भी खाना दिया गया तो बेल बजाई गई, जिससे क्या हुआ, डॉग बेल सुनकर आया और खाने को सूंघकर आया, और उसने देखा कि दोनों चीजें एसोसिएशन में है। और ऐसा ट्रायल जो था वो रैपिड सक्सेशन यानी लगातार किया गया। As a result of repeated pairing, the CS acquired the ability to evoke the salivation. जो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस था उसके अंदर ये एबिलिटी आ गई। एक्चुअल में एबिलिटी आ नहीं गई, वो तो एक ऑब्जेक्ट ही था। एबिलिटी आने का मतलब है कि हम उसको इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मानेंगे कि उसने सेलिवेशन का प्रोसेस करवाया। ओके, because the salivation of the bell began to occur only after the conditioning, it was termed conditioned response. तो जो सेलिवेशन का प्रोसेस हुआ, क्यों हुआ वो? क्योंकि जब बेल बजती थी तो डॉग आता था और फूड देखकर सेलिवेशन होता था, तो इसी वजह से जो रिस्पॉन्स निकला वो क्रिएट किया गया रिस्पॉन्स, तो इसीलिए इस रिस्पॉन्स को कंडीशनड रिस्पॉन्स का नाम दिया। ऑन द अदर हैंड, द सेलिवेशन response to the meat powder which seems to occur automatically was termed unconditioned response. लेकिन जो भी सेलिवेशन का प्रोसेस था जब वो तब हुआ जब वो मीट पाउडर देख के डायरेक्टली हुआ, तब हमने उसको अनकंडीशनड, क्योंकि वहां कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। जब हम एनिमल को मीट पाउडर दे रहे हैं तो वो उसको देख के उसके मुंह में पानी आएगा, नेचुरल प्रोसेस है ये, इसीलिए अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया। लेकिन बेल बजाने पर जब बार बार इस तरीके से उनका एसोसिएशन किया गया, तब क्या हुआ, तब बेल ही रिस्पॉन्सिबल थी सेलिवेशन कराने के लिए, इसी वजह से उसको कंडीशन रिस्पॉन्स का नाम दिया। तो रिस्पॉन्स तो दोनों बार सेलिवेशन का ही हुआ, लेकिन जो भी उसके लिए जिम्मेदार थे, जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उसके ही बेसिस पर वो कंडीशन और अनकंडीशन कहलाया। राइट, जैसे कंडीशन था तो कंडीशन हो गया, अनकंडीशन स्टिमुलस की वजह से हुआ तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। ठीक, तो ये यहाँ पे एक पिक्चर बना के दिखाया गया है कि बेल प्रेस करने पर एक एक्सप्लोरेटरी रिस्पॉन्स निकला और अनकंडीशनड यानी फूड को देने पर सेलिवेशन का प्रोसेस हुआ। अब Pavlov further stated that a conditioned stimulus can serve as the basis for further conditioning which is demonstrated by Pavlov. इस एग्जाम्पल के थ्रू वो ये बताना चाहते थे कि जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग है, फूड वॉज रिमूव फ्रॉम द सिचुएशन। अब उन्होंने क्या किया, फूड को हटा के लाइट रख दी, और जब बेल बजी और डॉग आया तो भी उसका सेलिवेशन हुआ। यही मजे की बात यहाँ पर है कि अब तो फूड था भी नहीं, पर कैसे उसका सेलिवेशन हो गया, यानी वो बेल रिस्पॉन्सिबल थी। तो अब उन्होंने नया स्टिमुलस लगा दिया, लाइट ऑल्सो एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ एलिसिटिंग द रिस्पॉन्स। इसका मतलब अब डॉग के माइंड में चीज आ चुकी थी कि जब बेल बजता है तो मुझे फूड मिलता है,
जिसकी वजह से बेल बजने पर लाइट आई तो भी सेलिब्रेशन का प्रोसेस हुआ। सजेस्टेड दैट अंडर अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस इवन थर्ड ऑर्डर कंडीशनिंग कैन बी स्टैब्लिश्ड। इसके बाद उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया था कि उन्होंने लगातार लाइट ही रखी, तो एक पॉइंट ऐसा भी आया जब सेलिब्रेशन का प्रोसेस स्टॉप भी हुआ। इससे ये भी पता चला कि एक्विजिशन जो टर्म अभी आप आगे पढ़ेंगे, देखिए अभी दिख भी रही है स्क्रीन पर आपको, एक्विजिशन देखेंगे, एक्सटिंक्शन देखेंगे, कैसे एक्सटिंक्ट हो गई चीज, स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी आप देखेंगे, वो सब करेक्ट करती चलूंगी जहां जहां पर होगा। ये तो आज के वीडियो में सब कुछ कवर करना है हमें। तो क्लासिकल कंडीशनिंग किन प्रिंसिपल पर बेस्ड है? ये जो हमने जो भी सिचुएशन हमने समझी, इसी को हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनिंग को जनरेट किया जा रहा था। वैसे भी कंडीशनिंग करने से प्रोसेस स्मूथ होता है, प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, एक नए टाइप के बिहेवियर को क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन वो क्लासिकल कब हो जाती है? क्लासिकल तब हो जाती है जब हम वहाँ पे अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं, या फिर हमारा जो है वो कंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। तो हमने क्या क्या अपने उसमें यूज किया, उनके बेसिस पे जो हमारी कंडीशनिंग होती है वो कुल मिला के क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाती है। इस क्लासिकल कंडीशन जो टर्म है, इसको ही पेवलॉव ने कॉइन किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम इस पर इस पूरे प्रोसेस में क्लासिकल कंडीशनिंग में यूज होने वाले कुछ चीजों के बारे में बातें करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने फर्दर जो है एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया था, तो कंटिन्यू करने पर क्या हुआ, कुछ चीजें हमने बताया कि आगे चल के जब बेल फूड वापस लाया गया तो वापस से रिकवरी होने लगी, जो प्रोसेस एकदम से एक्सटिंक्ट हो रहा था, गायब हो रहा था, वो फिर से आने लगा। तो यही सब चीजें हम समझेंगे। तो एक्विजिशन का मतलब क्या होता है पहले समझेंगे। देर आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस अपॉन द एबिलिटी ऑफ अ कंडीशनड स्टिमुलस टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स। तो वो कौन सी वजह होती है? कोई कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनड स्टिमुलस क्या था? हमने बेल की बात की थी, वो कंडीशनड स्टिमुलस था। आखिर उसमें ऐसी क्या बात आ जाती है किसी भी कंडीशन स्टिमुलस में जो वो हमसे रिस्पॉन्स जनरेट कराता है? इसमें आगे बढ़ने से पहले ऐसी छोटी सी चीज मैं आपको समझाऊं कि जैसे हमने किसी बच्चे से कोई बिहेवियर करवाना है, तो हमने कुछ ऐसा कंडीशंस लगा दी जिसकी हेल्प से उसको लगेगा कि हाँ ऐसा करने से ऐसा मिलेगा। तो वो एग्जाम्पल किस चीज का है? वो कंडीशनड स्टिमुलस का है। मतलब उस स्टिमुलस में इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि वो उससे वो बिहेवियर करवा रही है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है मोबाइल फोन का। आप किसी भी छोटे बच्चे से ये कह दीजिए कि आप ये वाला काम कर लो या इतनी देर पढ़ाई कर लो, आपको उसके बाद मोबाइल देंगे खेलने के लिए। तो वो मोबाइल जो है यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस है, क्योंकि उस स्टिमुलस में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो बच्चा जो है उसे पता है कि वो मुझे मिलेगा तो मैं एंजॉय करूंगा। राइट, तो वही कंडीशन स्टिमुलस कहलाता है। ऐसे समझ सकते हैं आप कंडीशन स्टिमुलस यानी वो स्टिमुलस जिसमें खुद में इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो कि वो दूसरे से वो काम करवा सके, है ना? तो ये उसको हम बोलते हैं। फर्स्ट इज द नंबर ऑफ पेयरिंग बिटवीन दिस स्टिमुलस एंड द अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी कितनी बार हमने उसकी पेयरिंग करी। अगर हमने एक बार बेल बजाने पर डॉग के सामने फूड रखा था, ये हमने न्यूमरस टाइम्स किया था, तभी वो प्रोसेस जो है वो इतना पक्का होता चला गया। जैसे आप किसी टॉपिक को पढ़ के जब उसे कई बार बहुत बार जब उसको रिवाइज करते हैं, तो वो इतना अच्छे से आपको याद हो जाता है कि फिर आपको कोई टेंशन नहीं रहती, आप उसको देख के तुरंत बता सकते हैं। लेकिन इस पर भी तो मैटर करेगा ना कि वो जो अनकंडीशनड है और कंडीशन जो है वो कितना हमने उसको एक दूसरे से पेयरिंग कराई है। द कंडीशनड स्टिमुलस कम्स टू इवोक अ कंडीशनड रिस्पॉन्स with increasing strength. The strength of the response is measured in terms of magnitude, latency and probability. यानी कि जो हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस है या कंडीशनड स्टिमुलस है, उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होनी चाहिए, उसी से मैटर करेगा। और पेयरिंग भी काफी टाइम होनी चाहिए। The second factor which exerts an important effect upon the process of classical conditioning is the interval. ये भी बात है कि कितनी कितनी देर में हम वो काम कर रहे हैं। जैसे कि एक बराबर का टाइम गैप बना रहेगा, तो जब भी डॉग आएगा तो उसको लगेगा कि बेल बजने पे फूड मिलेगा। अब आज हमने एक्सपेरिमेंट किया, फिर 1 महीने बाद किया, फिर 2-4 दिन लगातार किया, फिर 4-5 हफ्तों के बाद किया, तो हमारा जो इंटरवल है, टाइम गैप है, वो ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से जो हमारी कंडीशनिंग है वो अफेक्ट होगी। For example, in an experiment of Garcia, McCrown and Green, rats were given a sweet tasting liquid to drink and were then injected with a drug which makes them sick in stomach. The rats were found to acquire an aversion to taste even when the interval between drinking and nausea was more than an hour. मतलब जैसे ये हमारे साथ भी होता है, ये तो रैट्स के केस में एक्सपेरिमेंट हुआ था कि उनको जो है वो मिल्क दिया गया और उसके बाद उनको इंजेक्ट किया गया उनका स्टमक में प्रॉब्लम करने के लिए। तो उन्हें ये लगा कि ऐसा हमने ये चीज ऐसे पी थी, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुई है। ये ह्यूमन बीइंग के साथ भी होता है, जिस चीज को लेके हमारा एसोसिएशन माइंड में बैठ जाता है, फिर वो काम हम नहीं करते, है ना? मार्टिन सेलिंगमैन नोटेड दैट ह्यूमंस टू लर्न स्ट्रॉन्ग अवर्जन टू द टेस्ट ऑफ फूड व्हिच मेक्स देम सिक मेनी आवर्स आफ्टर दे हैव ईटन।
The acquisition of irrational fear or phobia, sexual hang-up, prejudice and hostile feeling has successfully been explained through the process of classical conditioning. हमारी लाइफ के बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग कनेक्ट होती है आके, कि हम जहाँ भी एसोसिएशन बना पाते हैं चीज़ों का, या फिर जिस चीज़ से हमें लगता है कि वो इम्पैक्ट कर रही है, उन सब चीज़ों का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। अ चाइल्ड while playing a new pet suddenly hears a loud sound of a backfiring truck. In all probability, the noise will frighten the child greatly, so that the child burst into tears. If the child happens to live near a busy road and often plays with the pet, this situation may be repeated quite by accident on several other occasions. तो बच्चे को फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, यानी कि अगर अचानक से बच्चे ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया कि लाउड नॉइस आए तो उसको डर लग सकता है, लेकिन अगर वो रहता ही ऐसे एरिया में जहाँ दिन रात पटाखे बजते रहते हैं तो उसको नहीं फर्क पड़ेगा, यानी वो उसका हैबिचुअल हो चुका है ना। तो यानी उसको उस चीज के लिए उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है, उस चीज के लिए वो प्रिपेयर हो चुका है। तो ये चीज होती है। एग्जाम्पल सेक्सुअल हैंगअप का दिया है, आप क्विकली रीड कर सकते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये टॉपिक 6 मार्कर में भी पूछा जाता है, 3 मार्कर में भी आ सकता है, जैसे भी आएगा आप एग्जाम में बहुत इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है। अब बात क्या है कि जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन गो हैंड इन हैंड, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, क्योंकि जब हम जनरलाइज करना सीखते हैं तो हम डिस्क्रिमिनेट भी करना सीखते हैं, पर दोनों को पहले समझेंगे। Once the organism is conditioned to one stimulus, it is often found that it will respond to other stimuli similar in some dimensions to it. This phenomena is known as stimulus generalization. जनरलाइज करना, जैसे आपने मैथ्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, आपको टीचर ने एक बताया, फिर उसके बी सी डी ई एफ पार्ट को करने के लिए आपने उसी मेथड को फॉलो कर लिया, वही जनरलाइजेशन है। तो यही होता भी है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर किसी एक चीज के टुवर्ड्स स्टिमुलस के टुवर्ड्स कंडीशनिंग कर दी जाए तो फिर वो उस काम को आराम से कर लेता है। जैसे आपने बचपन में जब साइकिल चलाना सीखा, तो आपने पहले कोई भी आपको साइकिल चलाने के लिए दी गई होगी, आपने सीखी, अब किसी दूसरे की भी साइकिल आपके हाथ में आई तो वो भी आपने चला ली। इसी तरीके से जब आपने ड्राइव करना सीखा तो ड्राइविंग के केस में भी ऐसा ही हुआ, राइट। तो ये जनरलाइजेशन होता है। स्टिमुलस जनरलाइजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट अडेप्टिव रोल। For example, the sound made by angry bees, wasps, and horns are highly similar but certainly not identical because of stimulus generalization. However, an individual who has learned through painful experience to react with the fear and causation to one of the sound may also respond in a similar manner to others as well. अगर आपको कभी भी किसी ऐसे बीज ने काट लिया है या कोई प्रॉब्लम हुई है, तो कोई भी कीड़ा उड़ के आएगा तो आपका रिस्पॉन्स होगा कि आपको उसको उससे डर लग सकता है, तो आपका एक जनरल रिस्पॉन्स उसके टुवर्ड्स निकलने लगेगा, जिसको हम जनरलाइजेशन कहेंगे, राइट। अब इसके ऑपोजिट आता है डिस्क्रिमिनेशन। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, the ability to discriminate between two stimuli is developed when one of two similar stimuli is consistently followed by an unconditional stimulus while the other is not. Under such conditions, tendencies to respond to the first are strengthened while the tendencies to respond to the second are weakened. क्या है ये बात, इसे समझिएगा। जब डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है तो जब भी हम क्लासिकल कंडीशनिंग में इसको समझते हैं, तो अगर दो सिमिलर स्टिमुलाई हैं हमारे पास, मतलब दो चीजें जो लगभग एक जैसी हैं, हम ये समझ जाते हैं कि जैसे मान लीजिए भी साइकिल का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो अभी आपने एक साइकिल चलाई तो आपको पता है कि उसके जो ब्रेक, आपने अपनी साइकिल चलाई, आपको उसके ब्रेक ब्रेक का सबका आइडिया है। अब जब दूसरे की साइकिल आप चलाएंगे तो मेथड जनरलाइजेशन की हेल्प से आप उस मेथड को तो सेम फॉलो करेंगे कि जैसे साइकिल चलती है, लेकिन अगर आपको ये आइडिया लग रहा है कि इसके ब्रेक बहुत लूज हैं, तो आप उसकी स्पीड को मेंटेन कर लेंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आया, ये आपने कैसे जाना, जबकि हम तो बात कर रहे थे कि जनरलाइजेशन ही हम करेंगे। तो वो जो डिस्क्रिमिनेट करने की टेंडेंसी है ना, वो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है जब हम डिफरेंस नोटिस कर लेते हैं, तो हम डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब ही यही है कि डिफरेंस को नोटिस कर लेना, और डिफरेंस जब भी हम नोटिस कर लेते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आपको पेट्स के केस में ऐसा होता है कि जो आपके घर में रहने वाला डॉगी होता है या घर का पेट होता है या आसपास का भी हो गया किसी के घर का, तो उसके साथ हमारा बिहेवियर डिफरेंट होगा। लेकिन अगर हमें किसी अननोन पेट कोई हमें मिल गया, या वो हमारे टुवर्ड्स बहुत ज्यादा वियर्ड वे में बिहेव कर रहा है, भौंक रहा है या काटने के लिए आ रहा है, तो आप भले ही वो पेट से आप प्यार करते हैं, आप जानते हैं कि वो पेट है, आपका बिहेवियर भी अलग होता है पेट के लिए, लेकिन फिर भी उससे आप खुद को थोड़ा सा सेव करने की कोशिश करेंगे, सिमिलर होने के बाद भी। और यहाँ पे ये चीज और लिखी है कि पहले के केस में हमारा जो रिस्पॉन्स है वो स्ट्रेंथन होगा, लेकिन दूसरे के केस में हमारी जो वही रिएक्शन है वो वीक हो जाएगा। Although the ability of human being and other organism to discriminate between various objects is quite impressive, but it has some limits.
The disconcerting effect may result when these limits are exceeded. It's suggested by experiments dealing with the phenomena of experimental neurosis. वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि जब हमें क्या चीज है जो फर्क ला रही है दूसरे केस में जिसकी वजह से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। In a famous experiment by Schenger Krestovenka, a circle was used as a conditional stimulus before feeding, and the dog was also trained to associate an ellipse with not being fed. By small steps, the ellipse was then made more and more like a circle. When the ellipse was almost round, initially the dog could usually distinguish it from a circle, but after a few weeks, the dog became neurotic. हुआ क्या कि यहाँ पे एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था कि एक सर्किल में डॉग को मूवमेंट करना था और जो कि पहले सर्किल की फॉर्म में उसको ट्रेन किया गया था जब उसको फूड नहीं दिया गया था। बाद में वो जो लेकिन वो एक्चुअल जो फिगर थी वो एलिप्स की थी और वो शेप चेंज होते होते धीरे धीरे उसको स्मॉल स्टेप्स में जब एलिप्स था तो वो उसको धीरे धीरे जो सर्किल में कन्वर्ट कर दिया गया। और जो डॉग था पहले तो वो सर्किल से इसको डिस्टिंग्विश कर पा रहा था, उसको समझ में आ रहा था कि मैं इस तरीके का मोशन कर रहा हूँ, जो मेरा मोशन है वो डिफरेंट है, राइट, थोड़ा क्लियर नहीं बना है, लेकिन बाद में इसको सर्किल में कन्वर्ट कर दिया गया। But after a few weeks, the dog became neurotic. It ceased to be able to recognize obvious ellipse and a circle, became very excited, and was no longer calm during experiments. Pavlov termed this animal's abnormal condition as experimental neurosis, और उसको उसने कहा कि ये किसी भी हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसके एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी प्रोसेसेस जो होते हैं उनके बीच में होने वाले डिस्टरबेंस की वजह से ऐसा हुआ कि डॉग जो था वो दोनों मूवमेंट में बहुत एक्साइटेड हो गया था। इस तरीके की न्यूरोसिस को अपने पेवलॉव ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया। उनका जो ओवरऑल कहना था वो यही कहना था कि जो डॉग थे वो डिफरेंट पर्सनालिटीज में जब होते हैं तो उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होने लग जाती है। द सेम ट्रीटमेंट ऑन डिफरेंट डॉग्स कुड प्रोड्यूस क्वाइट डिफरेंट न्यूरोसिस। अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट अलग अलग डॉग पे किया जाएगा तो अलग अलग बिहेवियर निकल कर आएगा। ह्यूमन के केस में वो ये कहते हैं कि जहां एक और उनकी जनरलाइज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है वहीं पर डिस्क्रिमिनेट करने की जो टेंडेंसी होती है उसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस होती है। इस चीज को वो एक्सप्लेन करना चाहते थे। देन हमारा टॉपिक आ जाता है एक्सटिंक्शन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ये बड़ा ही सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी कंडीशन स्टिमुलस को रिपीटेडली प्रेजेंट करते रहेंगे, राइट, और उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिस टॉपिक को बार बार पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, उसका एक्सटिंक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। और अगर आपने कम टाइम गैप में ही उस चीज को रिकॉल करने की कोशिश करी तो उसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस रिकवरी, तुरंत ही हमने उसको रिकवर कर लिया। आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा और उसको अब से 5 महीने के बाद दोबारा पढ़ा तो वो एक्सटिंक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। एक्सटिंक्शन और स्पॉन्टेनियस रिकवरी इसी बात पे डिपेंड करते हैं कि जो भी बिहेवियर हम चाह रहे हैं उसमें गैप कितना दे रहे हैं किसी चीज के होने में। Its ability to elicit conditioned response gradually decreases and may fade completely. This phenomena is known as extinction. Extinction मतलब गायब होना किसी चीज का। तो कैसे गायब होगी कोई चीज, प्रैक्टिस ना करने की वजह से। But if the same extinguished stimulus is then presented again at a later time, तो इसकी कैपेसिटी होती है उस रिस्पॉन्स को इवोक करने की जिससे रीअपियर हो जाए। जिससे होता है ना, हम कभी कभी पुरानी फोटोज निकाल के देखते हैं या सर्च करने लगते हैं तो वो सारी बातें माइंड में आ जाती है जो उस फोटो के आसपास की होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। इसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। एक्सटिंक्शन ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मल पर्सनैलिटी। अगर हम किसी भी चीज को हर वक्त याद रखेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे जैसे हम चीजों को आगे बढ़ते हैं बहुत सारी चीजों का एक्सटिंक्ट होना भी जरूरी है हमारी पर्सनैलिटी से, और जब हमें उनकी जरूरत हो तो उनकी स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी हो जाए, ये भी जरूरी है, राइट। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे। द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग आर फाउंड टू बी वेरी यूजफुल फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। The principle of classical conditioning have also been applied in the treatment of neurosis and phobias। क्योंकि जो फोबियाज हैं वो बिहेवियरल डिस्टर्बेंस को दिखाते हैं हमारे, इसीलिए फोबिया को ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पे कई तरीके के बिहेवियरल प्रिंसिपल का यूज करते हैं। रादर देन फोकसिंग ऑन द रूट ऑफ द प्रॉब्लम लाइक अ ट्रेडिशनल साइकोपैथोलॉजिस्ट, a behaviorist could focus on eliminating the symptom by bringing classical conditioning into play। classical conditioning का यूज करके हम जो भी सिम्टम्स हैं उनको एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। कौन? बिहेवियरिस्ट। बाय reinforcing the extinction of the symptom, the psychopathological illness of the patient could be eliminated। जैसे कि अगर कोई हमने थेरापेटिक टेक्निक अप्लाई की है, फ्लडिंग जिसको हम बोलते हैं, फोबियाज को ट्रीट करने के लिए यूज होती है, वो एक्सटिंक्शन के प्रिंसिपल पर रिलाई करती है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन भी एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम फोबियाज को या मालएडेप्टिव बिहेवियर को रिमूव कर सकते हैं। इन मेथड्स के बारे में आप और जानेंगे आगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इतनी बात करेंगे।
बिहेवियर मॉडिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग वाज आल्सो फाउंड यूजफुल फॉर ट्रीटिंग अल्कोहलिज्म एंड निकोटीन एडिक्शन। पेवलोवियन प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि एडिक्शन अकर्स बिकॉज बोथ द प्लेजरेबल physiological effects of nicotine and alcohol, unconditioned stimuli, and the taste of nicotine and alcohol, conditioned stimuli. When one stops ingesting the substance as in traditional treatment procedure, it is extremely easy to become addicted again. कोई भी काम है जिस जो हमें एक टाइप ऑफ किक दे रहा है, एडिक्शन फील करा रहा है, जब हम उसको बार बार करेंगे तो वो हम चीज हमें बेहतर फील कराएगी, तो हमारा मन करेगा उसे करने का. Simply not presenting a conditioned stimulus does not eliminate the relation between it and unconditioned stimuli. अगर हम कोई भी conditioned stimulus को प्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उससे केवल जो एलिमिनेशन हो जाएगा, राइट? With just one use, the taste and unconditioned pleasurable effect become associated with each other. अगर दोबारा से जरा से उसको टेस्ट करने को मिल जाए, ड्रिंक करने को मिल जाए, तो वापस से वो सिचुएशन अराइज हो सकती है. तो इफ द टेस्ट ऑफ निकोटीन और अल्कोहल, द कंडीशन रिस्पॉन्स इज पेयर्ड विद न्यू अनप्लीजेंट इफेक्ट. यानी कि अगर हम उसको ये बताएं कि उसको वो ड्रिंक करने के नुकसान क्या हैं, तब हम उसको लॉजिकली उन चीजों से दूर कर सकते हैं. तो उसके माइंड में चीज रहेगा कि हाँ, मुझे ऐसा करने से, निकोटीन का ज्यादा इंटेक करने से मुझे वॉमिट हो सकती है, मेरा पेट खराब हो सकता है, मुझे कोई और प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये चीज का एसोसिएशन होना जरूरी है. जब ये एसोसिएशन हो जाता है माइंड में, तो फिर वो क्लासिकल कंडीशनिंग बिल्ड होती है. Such was the case when both an old alcoholic man and a young chain-smoking adolescent were given amomorphine paired with alcohol and nicotine respectively. The drug amomorphine induced severe feeling of nausea and vomiting, which caused both of them to give up these addictive substances for life. वही वाली बात है कि जिस दवाई कड़वी लगती है तो उसे पीना नहीं चाहते हैं, ऐसे इसी तरीके से आप समझ सकते हैं, राइट? तो काउंटर कंडीशनिंग हम इसको कहते हैं, जिसमें जो काम हम कराना चाह रहे हैं उसके लिए हमें किसी चीज का नेगेटिव वे में यूज करना पड़ता है, तो हम उसको काउंटर कंडीशनिंग का नाम देते हैं, जिसको अवर्जन थेरेपी भी कहते हैं. इवेल्युएट करें अगर हम, तो पेवलोव की जो थ्योरी है वो पहले उन्होंने एज अ फिजियोलॉजिस्ट अपना करियर स्टार्ट किया था. वो डाइजेशन से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे उन्होंने काफ़ी सारा वर्क किया, लेकिन बाद में क्लासिकल कंडीशनिंग को उन्होंने टर्म किया. ओरिजिनली हिज थ्योरी वर एम टू एक्सप्लेन द लर्निंग प्रोसेस. क्लासिकल कंडीशनिंग की हेल्प से किसी भी नए प्रोसेस को, नए बिहेवियर को लर्न कराया जा सकता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन किया जा सकता है. तो कुल मिला के उनके प्रिंसिपल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं. हालांकि एनिमल्स पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, स्पेशली डॉग्स पे, तो उनको एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ये भी समझा गया कि वॉज नॉट सो गुड, कि ये ठीक नहीं है, जानवरों के ऊपर अत्याचार करने वाली जैसी बात हो जाएगी. तो ये उसकी वजह से उनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया था. बाकी ऐसा कोई इशू हमें पेवलोव की थ्योरी में देखने को नहीं मिलता है. तो बहुत सारे टॉपिक थे, छोटे छोटे थे, देखिए आपने, कोई ऐसी बड़ी चीज थी नहीं, लेकिन आराम से हमने कवर कर लिया. अब ये जो थ्योरी है बीएफ स्किनर की, इसके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे इस थ्योरी को भी हम कवर करेंगे. तो कैसा लगा आज का वीडियो? काफी शॉर्ट एंड क्विक था. मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.